हेलो स्टूडेंट, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था सेल रिप्रेजेंटेशन और लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए दिए थे। तो आओ बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का टॉपिक। अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नए टॉपिक का हमारा नाम है क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो हम बात करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। हमारे पास ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमने एक एम धातु का इलेक्ट्रोड डिप कर रखा है। इस बीकर के अंदर हमने एम धातु का इलेक्ट्रोड डिप कर रखा है और जिस एम धातु का इलेक्ट्रोड हमने यहां पर डिप कर रखा है उसी एम धातु के आयनों का ये विलयन है। उसी एम धातु के आयनों का ये विलयन है। मतलब सीधी सी बात है, अगर हमने जिंक का इलेक्ट्रोड डुबोया है तो यहाँ पे विलयन भी वो होगा जिसके अंदर जिंक के आयन होंगे। अगर हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड डुबोया है तो ये विलयन भी वो होगा जिसके अंदर कॉपर के आयन होंगे। अगर हमने सिल्वर का इलेक्ट्रोड डुबोया है तो ये विलयन भी वो होगा जिसके अंदर सिल्वर के आयन होंगे। जो भी धातु लोगे, जो भी धातु का इलेक्ट्रोड बनाओगे उसी धातु के आयनों का क्या होना चाहिए, विलयन होना चाहिए। इस विलयन के अंदर दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है? पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि यहां पर ये जो M प्लस N के आयन हैं ये N इलेक्ट्रॉन को लूज करें और N इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें और M धातु के अंदर चेंज हो जाए। मतलब विलयन में से M प्लस के आयन निकल के धातु इलेक्ट्रोड पर जाएं और धातु के ऊपर जमा होते जाएं। इस कंडीशन के अंदर विलयन से प्लस N यानी धन आयन निकल के इलेक्ट्रोड के ऊपर जा रहे हैं तो विलयन के अंदर धन आयनों की कमी हो जाएगी। तो विलयनों के अंदर धन आयनों की कमी हो जाएगी तो इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट के अंदर विलयन कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। और विलयन की रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। यहां से प्लस N के आयन निकल के इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा हो रहे हैं तो प्लस आयनों की कमी से, धन आयनों की कमी से विलयन में ऋणात्मक आवेश बढ़ जाएगा तो विलयन ऋणात्मक आवेशित हो जाएगा और विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रोड धन आवेशित हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि हमने एक बीकर लिया है, इस बीकर के अंदर हमने जिस भी M नाम के इलेक्ट्रोड का, जिस भी M नाम के धातु का इलेक्ट्रोड डुबोया है उसी M नाम के धातु का क्या लिया है हमने, विलयन। उसी M नाम के धातु का हमने क्या लिया है, यहां पर एक्वस विलयन लिया है। तो यहां दूसरी कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है? दूसरी कंडीशन के अंदर यह हो सकता है कि दूसरी कंडीशन में धातु से, इलेक्ट्रोड से धातु निकल के विलयन के अंदर आ जाए और N इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? इस दूसरी वाली कंडीशन के अंदर सिंस हमारे इलेक्ट्रोड से धातु निकल के प्लस आयन के फॉर्म में इस विलयन के अंदर आ रहा है और धातु जब प्लस आयनों के फॉर्म में, धातु जब यहां पर प्लस आयनों के फॉर्म में, धातु जब यहां प्लस आयनों के फॉर्म में इस विलयन के अंदर इकट्ठा हो रहा है तो N इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रोड के ऊपर ही छोड़ रहा है, इन इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रोड के ऊपर ही छोड़ रहा है।
तो विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रोड तो हो जाएगा ऋण आवेशित और विलयन हो जाएगा धन आवेशित। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पर हो सकती है। पहली कंडीशन तो यह हो सकती है कि धन आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके धातु इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा होते जाएं। उस कंडीशन के अंदर धातु का इलेक्ट्रोड हो जाएगा धन आवेशित और विलयन हो जाएगा ऋण आवेशित। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, धातु के इलेक्ट्रोड से धातु निकल के n इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन के रूप के अंदर विलयन के अंदर आ जाए। उस कंडीशन के अंदर विलयन हो जाएगा धनावेशित और इलेक्ट्रोड हो जाएगा ऋण आवेशित। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य कुछ ना कुछ विभवांतर उत्पन्न होगा। इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य कुछ ना कुछ विभवांतर उत्पन्न होगा और उसी विभवांतर के मान को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इस कंडीशन में विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। सिंस यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अपचयन हो रहा है, तो जब अपचयन की स्थिति होगी, तो अपचयन की स्थिति में इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन विभव बोला जाएगा। और यहां पर ऑक्सीकरण की स्थिति है, तो ऑक्सीकरण की स्थिति के अंदर इलेक्ट्रोड विभव को ऑक्सीकरण विभव कहा जाएगा। ऑक्सीकरण विभव कहा जाएगा। ठीक, जब हम किसी धातु की छड़ को, किसी धातु के इलेक्ट्रोड को उसी के आयनों के विलयन के अंदर डुबोते हैं, तो विलयन के सापेक्ष धातु की छड़ या तो धनात्मक या ऋणात्मक हो जाती है और उस अवस्था में विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य जो भी विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अगर यहां पर अपचयन हो रहा है तो इसी इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन विभव कहेंगे और अगर यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसी इलेक्ट्रोड विभव को हम ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। अपचयन विभव को लिखने का तरीका होता है E m प्लस n, चेंज हो रहा है m के अंदर। देखो यहां पर इलेक्ट्रोड विभव को E से लिखते हैं और सिंस यहां पर अपचयन हो रहा है और अपचयन के अंदर प्लस n के आयन m में परिवर्तित हो रहे हैं, तो इसको इस तरीके से भी दर्शाया जा सकता है और ऑक्सीकरण विभव को इस तरीके से दर्शाया जा सकता है। इलेक्ट्रोड विभव को E से लिखेंगे और सिंस यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीकरण के अंदर क्या हो रहा है, m धातु प्लस n में चेंज हो रहा है, तो हम इसको इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। हम अपचयन विभव को इस तरीके से लिख सकते हैं और ऑक्सीकरण विभव को इस तरीके से लिख सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, हर कंडीशन के अंदर हमारा जो अपचयन विभव होता है वो बराबर होता है माइनस ऑफ ऑक्सीकरण विभव के। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, हमेशा हमारा अपचयन विभव किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ऑक्सीकरण विभव के बराबर होगा। अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये अपने आप ही कितना हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। अगर ये माइनस x है तो ये अपने आप ही कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बोलो आती है बात समझ के अंदर। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोड विभव, किस तरीके से हम इलेक्ट्रोड विभव को क्लासिफाई करते हैं। चलो आओ हम इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं। क्या है इसकी परिभाषा, तो क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोड विभव, इसको हमने परिभाषित कर लिया है। यदि किसी धातु की छड़ को उसके आयनों में रखा जाए तो, यदि किसी धातु की छड़ को उसी के आयनों में रखा जाए
तो धातु इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाता है। इस समय विलयन तथा धातु इलेक्ट्रोड के मध्य जो भी विभवांतर का मान होगा उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। मतलब अगर किसी धातु की रॉड को, किसी धातु की छड़ को उसी के आयनों के विलयन के अंदर रखा जाता है तो विलयन के सापेक्ष धातु की इलेक्ट्रोड या तो धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है। दोनों में से किसी भी कंडीशन पर विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य, विलयन और धातु इलेक्ट्रोड के मध्य जो भी विभवांतर का मान होता है उसी को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ऑक्सीकरण के केस में इसको ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है जिसको इससे दर्शाया जाएगा, और अपचयन के केस में इसको अपचयन विभव कहा जाएगा जिसको इससे दर्शाया जाएगा। बोलो आती है बात समझ के अंदर? तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोड विभव। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोड विभव होता है वैसे हमारे पास एक और चीज होती है, इसको हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम ई नोट से दर्शाते हैं। तो बड़ा ही आसान है। यदि हम तो क्या होता है हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव यह होता है यदि हम इलेक्ट्रोड विभव के मान को, जो कि हमने इससे पहले सीखा था कि यदि हम इलेक्ट्रोड विभव के मान को 298 केल्विन ताप पर 1 बार दाब पर और 1 मोलर सांद्रता पर ज्ञात करते हैं तो उसी इलेक्ट्रोड विभव के मान को ही हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी ये जो हमने काम किया था विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर को निकाला था, अगर हम किसी भी तापमान पर, किसी भी दाब पर और किसी भी सांद्रता पर निकालते हैं तो विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर के मान को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। लेकिन हम फिक्स कर दें, यहां पर टेम्परेचर 298 केल्विन कर दे, यहां पर दाब को 1 बार कर दें, और ये जो आयनों की सांद्रता है, इन आयनों की सांद्रता को अगर हम 1 मोलार कर दें तो इस पर्टिकुलर इस कंडीशन के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रोड विभव के मान को ज्ञात करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब यही काम, इलेक्ट्रोड विभव का काम अगर हम T इक्वल टू 298 केल्विन, T इक्वल टू 298 केल्विन, P इक्वल टू 1 बार और कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता को अगर हम 1 मोलर रख लें तो ये जो हम E निकालेंगे इस कंडीशन पर जो भी हम E निकालेंगे यानी इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे, उसी इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। जैसे इलेक्ट्रोड विभव के अंदर अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव होता था, ठीक उसी तरीके से मानक इलेक्ट्रोड के अंदर भी मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव होगा। तो अगर हमें मानक ऑक्सीकरण विभव दर्शाना है तो हम लिखेंगे E नॉट, ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है, M चेंजेस टू M प्लस N, और अगर हमें मानक अपचयन विभव दिखाना है तो हम लिखेंगे E नॉट, अपचयन के अंदर क्या होता है, M प्लस N चेंज होता है M के अंदर। जिस तरीके से ऑक्सीकरण विभव माइनस ऑफ अपचयन विभव था उसी तरीके से मानक ऑक्सीकरण विभव भी किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ, किसी भी सेल का मानक ऑक्सीकरण विभव बराबर होता है माइनस ऑफ मानक अपचयन विभव के। उसी तरीके से किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड विभव यानी ऑक्सीकरण विभव भी किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ अपचयन विभव के बराबर होगा। ये दोनों ही कंडीशन के अंदर ये बातें सिद्ध सही होंगी, चाहे आप मानक स्थिति के अंदर ज्ञात कर रहे हो या मानक स्थिति के ऊपर ज्ञात नहीं कर रहे हो। पर्टिकुलर ध्यान रखना, पर्टिकुलर इस कंडीशन में निकालोगे तो इलेक्ट्रोड विभव को ही क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और किसी भी तापमान पर इनमें से आपने एक भी चीज चेंज कर दी, 298 केल्विन टेम्परेचर चेंज कर दिया या 1 बार प्रेशर चेंज कर दिया या सांद्रता चेंज कर दी, तो उस समय अगर आप विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर को ज्ञात करोगे तो उसको क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाएगा। इस कंडीशन के ऊपर ज्ञात करोगे तो विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर को क्या कहा जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाएगा। बोलो आती है बात समझ के अंदर? चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विद्युत वाहक बल।
EMF या ई सेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ सेल या ई सेल। इसकी परिभाषा या इसका फॉर्मूला पढ़ने से पहले सरल भाषा में समझते हैं कि आखिर EMF ऑफ सेल होता क्या है। हमारे पास मान लो ये कोई बैटरी या सेल है, तो EMF या ई सेल जो होता है, सेल का विद्युत वाहक बल या सेल का सेल विभव वो होता है, वो मैक्सिमम वोल्टेज, वो मैक्सिमम पावर जो आपको सेल दे सकता है, वो मैक्सिमम वोल्टेज का करंट जो सेल सप्लाई कर सकता है, उसी को क्या कहते हैं, उसका विद्युत वाहक बल या सेल विभव या ई सेल कहते हैं। ये दो बातों पे निर्भर कर सकता है कि आपके परिपथ में कितने इलेक्ट्रॉन है और उन परिपथ को किस स्पीड से इस इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रवाह किया गया है। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब प्रवाह होंगे यानी इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, धारा उत्पन्न करते हैं। एक और बात ध्यान रखना, रखे हुए इलेक्ट्रॉन आवेश कहलाते हैं और यही रखे हुए इलेक्ट्रॉन अगर परिपथ के अंदर भागने लग जाएं तो ये क्या कहलाते हैं, धारा कहलाते हैं। तो हमारा EMF ऑफ सेल वो पावर होती है, वो टेंडेंसी होती है जिस टेंडेंसी से कोई बैटरी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कराती है यानी फ्लो कराती है। मतलब इस बैटरी के पास जितनी भी पावर होगी, जिस पावर से ये इलेक्ट्रॉन को इसमें फ्लो करा सकती है, उसी पावर को क्या कहते हैं, हम EMF और सेल कहते हैं। और दो बात ध्यान रखना, पहली इलेक्ट्रॉन, रखे हुए इलेक्ट्रॉन आवेश और भागते हुए इलेक्ट्रॉन, प्रवाहित होते हुए इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, धारा कहलाते हैं। तो आओ पहले हम EMF को डिफाइन कर लेते हैं, परिभाषित कर लेते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य वह विभवांतर, जब हमारे सर्किट के अंदर यानी हमारे परिपथ के अंदर कोई विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो रही होगी, उस समय के विभवांतर को हम क्या कहते हैं, उस सेल का EMF कहते हैं। एक विद्युत रासायनिक सेल के अंदर दो हाफ सेल होते हैं, दो अर्ध सेल होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो जब हम कैथोड और एनोड के मध्य का विभवांतर निकालते हैं यानी दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य का विभवांतर निकालते हैं, जब सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, अर्थात आपका सेल बंद पड़ा हो, आपका परिपथ खुला हो, सेल बंद हो, आपका परिपथ खुला हो, तब जब हम विभवांतर निकालते हैं कैथोड और एनोड के मध्य क्या, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या, उसी को क्या कहा जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहा जाता है। इसका सीधा बड़ा सा आसान फॉर्मूला है, अगर हमें किसी सेल का EMF यानी ई सेल कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। अगर हमें किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैलकुलेट करना है, किसी सेल का सेल विभव निकालना है, तो ये सीधा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक विद्युत रासायनिक सेल के अंदर कैथोड और एनोड के मध्य का जो विभवांतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखो हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि कैथोड के ऊपर क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया, और एनोड के ऊपर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो कैथोड के ऊपर जो इलेक्ट्रोड विभव का मान निकलेगा उसे कहेंगे अपचयन विभव, और जो एनोड के ऊपर जो इलेक्ट्रोड विभव का मान निकलेगा उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण विभव। और हम ये भी सीख चुके हैं कि हम ऑक्सीकरण विभव के मान को अपचयन विभव के अंदर और अपचयन विभव के मान को ऑक्सीकरण विभव के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। तो जब हम इस फॉर्मूले में E ऑफ कैथोड और E ऑफ एनोड रखेंगे, मतलब कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एनोड का इलेक्ट्रोड विभव, कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव और एनोड का इलेक्ट्रोड विभव रखेंगे, तो हम हमेशा मानक अपचयन विभव की बात करेंगे। यहां आप एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, हमेशा यहां पर अपचयन विभव के मान का उपयोग, अपचयन विभव
के मान का उपयोग करना है। मतलब अगर आपको कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान लिखने हैं तो आप कैथोड का अपचयन विभव का मान रखोगे, एनोड का भी अपचयन विभव का मान रखोगे इस फॉर्मूले के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, हमेशा अपचयन विभव के मान ही इस्तेमाल होते हैं। उसी तरीके से ये था सेल विभव। ये सेल विभव का अगर मैं मानक अवस्था के अंदर निकालना चाहूं, यानी अगर मैं सेल विभव को 298 केल्विन टेम्परेचर 1 बार प्रेशर और 1 मोलर सांद्रता के ऊपर सेल विभव का मान ज्ञात करूंगा, तो इसी सेल विभव के मान को हम ई नॉट ऑफ सेल कहेंगे। और ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला होगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। और इस फॉर्मूले में भी हमेशा हमें क्या याद रखना है, हमेशा मानक अपचयन विभव के मान का उपयोग करना है। तो जब भी आप सेल का EMF यानी ई सेल निकालोगे, चाहे वो नॉर्मल अवस्था के ऊपर निकालो या उसको मानक अवस्था के ऊपर निकालो, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला है कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव के मान को एनोड के इलेक्ट्रोड विभव के मान से माइनस कर दो, और जो भी इलेक्ट्रोड विभव के मान लिखोगे वो मानक अपचयन विभव वाले लिखोगे या अपचयन विभव वाले लिखोगे। अगर आपको ऑक्सीकरण विभव वाले मान ले रखे तो आप पहले उसको अपचयन विभव वाले मानों में परिवर्तित करोगे और उसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर रखोगे। मतलब इस फॉर्मूले के अंदर हमेशा हमें किसको यूज करना है, अपचयन विभव के मान को ही यूज करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आओ चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो मान लो हमारे पास ये सेल है गैल्वेनी सेल, Zn सॉलिड चेंजेस टू Zn+2 सॉल्ट ब्रिज, कॉपर +2 चेंजेस टू कॉपर। यहां पर E नॉट ऑफ Zn चेंजेस टू Zn+2 हमें गिवन है 0.76 वोल्ट, और E नॉट ऑफ कॉपर +2 चेंजेस टू कॉपर हमें गिवन है 0.34 वोल्ट। हमें इन मानों को इस्तेमाल करके इस गैल्वेनी सेल का क्या निकालना है, ई नॉट ऑफ सेल फाइंड करना है, ई नॉट ऑफ सेल ज्ञात करना है। बड़ा आसान है। ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है। ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है ई ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब सेल देख के हमें बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है कि एनोड कौन बना रहा है, जिंक, और कैथोड कौन बना रहा है, कॉपर। तो कैथोड के मानों को कहां लिखा जाएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड की जगह लिखा जाएगा, और जिंक के मानों को कहां लिखा जाएगा, ई नॉट ऑफ एनोड की जगह लिखा जाएगा। लेकिन यहां पर हमने अच्छे से पढ़ रखा है, हमने यहां पर अच्छे से ध्यान रख रखा है कि जब भी हम इस फॉर्मूले के अंदर एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान रखेंगे तो हम हमेशा मानक अपचयन विभव का मान रखेंगे। देखो यहाँ पर जो ई नॉट ऑफ कॉपर +2 चेंजेस टू कॉपर दे रखा है, कॉपर +2 से कॉपर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब अपचयन हो रहा है। मतलब ये वाला मान तो मेरे लिए मानक अपचयन विभव का मान है, लेकिन ये जो ऊपर वाला मान है, ई नॉट ऑफ जिंक चेंजेस टू जिंक +2, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीकरण बता रखा है। तो सिंस यहाँ पर जिंक का ऑक्सीकरण बता रखा है तो ये मान भी किसका होगा, जिंक के ऑक्सीकरण विभव का मान होगा। ये जिंक के मानक ऑक्सीकरण विभव का मान है, ये जिंक के
मानक ऑक्सीकरण विभव का मान है। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर हम कभी भी मानक ऑक्सीकरण विभव का मान नहीं रखते हैं। हम हमेशा इस फॉर्मूले के अंदर मानक अपचयन विभव का या अपचयन विभव का मान रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीकरण विभव के मान को अपचयन विभव के अंदर परिवर्तित करेंगे, जो कि बड़ा आसान है। हमने पढ़ रखा है कि किसी भी सेल के ऑक्सीकरण विभव का मान बराबर होता है माइनस ऑफ उसके अपचयन विभव के मान के। तो जिंक के ऑक्सीकरण विभव का मान जिंक के अपचयन विभव के मान के बराबर होगा और सिर्फ माइनस का चेंज आएगा। तो आओ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखते हैं, ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस टू चेंजेस टू कॉपर, मतलब कॉपर का मानक अपचयन विभव कितना दे रखा है 0.34 वोल्ट माइनस फॉर्मूले वाला, यहां पर ये ऑक्सीकरण विभव का मान है, हमको रखना अपचयन विभव का मान है, तो इसको हम काय में चेंज कर देंगे माइनस में, तो माइनस 0.76, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.34 प्लस 0.76, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.1 वोल्ट। इस क्वेश्चन में हमें यही ध्यान रखना था, यही मेन इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी थी कि जब भी हम इस फॉर्मूले के अंदर इलेक्ट्रोड विभव के मान रखेंगे तो वो मानक अपचयन विभव के या नॉर्मल कंडीशन के अंदर अपचयन विभव के मान रखेंगे। अगर हमें ऑक्सीकरण विभव के मान दे रखे हैं तो हम उस ऑक्सीकरण विभव के मान को अपचयन विभव के अंदर परिवर्तित करेंगे। गुजराती बात समझ था किस तरीके से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अनुसार। अब चलो बढ़ते हैं आगे, जो हमें सीखना है, हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है कि सेल के सेल विभव और विभवांतर में क्या अंतर होता है। सेल के सेल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क होता है। तो आओ चलो देखते हैं क्या फर्क होता है किसी सेल के सेल विभव में और विभवांतर के अंदर। पहला तो क्या होता है इनकी परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या होती है, यह दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य वह विभवांतर है वह पहला अंतर तो क्या है इनके अंदर, सेल विभव जैसा कि हमने तो चलो पहला अंतर क्या है इसके अंदर, जैसा कि हमने पहले इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि सेल विभव दोनों इलेक्ट्रोड यानी कैथोड और एनोड के बीच का उस समय का विभव का अंतर होता है
जब आपके परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, अर्थात आपका परिपथ क्या हो, खुला हो। जबकि विभवांतर, विभवांतर क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य यानी कैथोड और एनोड के मध्य वह विभवांतर है जब आपका परिपथ बंद हो, मतलब परिपथ के अंदर कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित हो रही। तो मतलब जब सेल काम में नहीं ले रहे होंगे उस वक्त आप कैथोड और एनोड के बीच का विभव निकालोगे तो वो कहलाएगा सेल विभव। और जब सेल आप काम में ले रहे होंगे, परिपथ के अंदर धारा प्रवाह हो रही होगी, तो उस समय जब आप इलेक्ट्रोड और एनोड के मध्य का विभव निकालोगे तो उसको क्या कहेंगे, हम विभवांतर कहेंगे। सेकंड डिफरेंस होता है यह सेल के अधिकतम ईएमएफ के बराबर होता है, ईएमएफ के बराबर होता है। जबकि ये हमेशा, यह सदैव सेल के ईएमएफ से कम होता है। इसका मान जैसा कि हमने पहले पढ़ा था ईएमएफ के बराबर होता है, मतलब ये वो मैक्सिमम पावर है, ये वो मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू है जो सेल हमें सप्लाई कर सकता है, और ये हमेशा उस मैक्सिमम वोल्टेज से यानी ईएमएफ से हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। जो तीसरा और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये है कि वोल्ट मीटर से इसका मापन नहीं किया जा सकता, मतलब इसकी वैल्यू को वोल्ट मीटर से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसका मापन नहीं किया जा सकता। जबकि इसका मापन वोल्ट मीटर से संभव है, इसका मापन वोल्ट मीटर से संभव या वोल्ट मीटर से किया जा सकता है, तो ये तीन मेन डिफरेंस होते हैं हमारे सेल विभव और विभवांतर के अंदर। इसको तब कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, दोनों का ही मान कैसे निकाला जाता है, देखो दोनों का ही मान निकाला जाता है कैथोड और एनोड के बीच के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को, दोनों का मान, इसका मान और इसका मान, दोनों का मान एक ही फॉर्मूले से निकाला जाता है। कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव के मान को माइनस करते हैं एनोड के इलेक्ट्रोड मान से, लेकिन ये तब जब आपका परिपथ खुला हो, अर्थात आपके सर्किट के अंदर यानी आपके सेल के अंदर कोई विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो रही हो, और ये तब निकाला जाता है जब आपका परिपथ बंद हो, अर्थात आपके सर्किट यानी सेल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी। ये वो मैक्सिमम पावर है जो सेल हमें दे सकता है, ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो सेल हमें दे सकता है, इसीलिए ये सेल के ईएमएफ के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, जबकि ये सेल के ईएमएफ से हमेशा क्या होगा, कम होगा। वोल्ट मीटर एक डिवाइस होती है जो करंट को नापती है, विद्युत धारा का माप करती है। तो जब सेल के अंदर कोई विद्युत धारा प्रवाही नहीं हो रही, परिपथ खुला ही नहीं है, तो इसका मान वोल्ट मीटर से निकालना संभव ही नहीं है। जबकि यहाँ पर परिपथ के अंदर धारा प्रवाह होती है तो विभवांतर का मान हम वोल्ट मीटर द्वारा निकाल सकते हैं। तो ये हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कि क्या होता है सेल विभव और क्या होता है विभवांतर, और दोनों में क्या अंतर होता है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर के और आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।